नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता का करेंगे अध्ययन, यानी करेंगे इसकी पढ़ाई। सजीव जगत का कौन सा हो गया? सजीव जगत यानी जीवित, जिसमें भी जीवन है। ठीक है, वो क्या हो गया? सजीव हो गया। और जगत मतलब संसार, जो जीवन जिसमें है उन सब लोगों का जो एक समूह है, सब क्या कहलाया? सजीव जगत कहलाया। और उसमें विविधता है। अब सभी सजीव तो एक ही तरह के तो नहीं है, बहुत 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 अलग अलग तरह के हैं ना। ठीक है, हाँ, बहुत सारे तरह के जानवर देखे होंगे आपने, बहुत सारे तरह के कीड़े मकोड़े पक्षी देखे होंगे। तो सजीव जगत में क्या है? बहुत विविधता है। तो आइए कर जानते हैं हम लोग उसके बारे में, सजीव जगत की विविधता के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं श्लोक को। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इसमें छायामन्यस्य। क्या है? छायामन्यस्य। छायामन्यस्य, छायामन्यस्य कुर्वन्ति। ये क्या है? छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। छायामन्यस्य, बोलिए मेरे साथ, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि। फलान्यपि परार्थाय। ये क्या है? फलान्यपि परार्थाय वृक्षः। ये क्या है? वृक्षा सत्पुरुषा इव। फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। क्या है कि बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। क्या कह रहा है इसमें? देखिए, इसका अर्थ क्या हो गया कि बड़े वृक्ष, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। देखिए, बड़े वृक्ष के नीचे जाइएगा आप तो आपको तो क्या लगेगा? छाया लगेगा, लेकिन वृक्ष तो स्वयं धूप में खड़ा है। उसके जो फल है वो भी खुद थोड़ी खाता है, वो तो दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे दूसरों को ही दे देते हैं। उन्होंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी अर्जित किया है, जो कुछ भी उन्हें मिला है, वो किसको दे देते हैं? वे दूसरों को दे देते हैं। कौन? जो अच्छे मनुष्य होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी अर्जित करें तो केवल अपने लिए न करें, दूसरों के लिए करें, और जो आपने अर्जित किया वो थोड़ा थोड़ा दूसरों में भी बांटें। ठीक, चलते हैं आप आगे। देखिए क्या है इसमें। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। कल क्या होती है? बारिश हुई थी, तो उसके पश्चात आज यह क्या है? बहुत अच्छी सुबह हो गई। बारिश के अगले दिन की सुबह बहुत अच्छी लगती है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक, वॉक मतलब होता है टहलना, सैर करना। तो विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं। मनीराम चाचा विद्यालय के पास रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक। तो डॉक्टर रघु कौन है? पास की अनुसंधान प्रयोगशाला, जहाँ पर वो खोज होता है, वैज्ञानिक खोज, ठीक है, जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, वहाँ के हैं कौन? डॉक्टर रघु वहाँ के वैज्ञानिक हैं। और मनीराम चाचा कौन है? एक वरिष्ठ नागरिक, मतलब बहुत ही अनुभवी नागरिक हैं, जिनके पास उस एरिया का क्या बहुत अच्छा अनुभव है। तो उनको लेकर चले हैं कहाँ पर? नेचर वॉक के, प्रकृति की सैर करने के लिए ना। चलते हैं आगे, क्या लिखा है। मनीराम चाचा पक्षियों के ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ है। मनीराम चाचा जो है पक्षियों के ध्वनि की नकल, उसकी कॉपी बड़ा अच्छा कर लेते हैं, मतलब पक्षी की आवाज़ निकाल लेते हैं अपने मुंह से। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। और मनीराम चाचा क्या है? बहुत अच्छे से वही पौधों को पहचानते भी हैं, ठीक है, और जंतुओं को भी पहचानते हैं कि किसका क्या नाम है, किसका क्या गुण है। ये विशेषता है मनीराम चाचा में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। विद्यार्थियों को प्रकृति के सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रकृति के सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने क्या बताया उन्हें कि इस सैर का मतलब क्या है, प्रकृति में क्या कौन कौन से पौधे हैं और जंतुओं, पौधे और जंतु कितने सुंदर हैं, ठीक है, और उनमें कितने अलग अलग विविधता है, इसके बारे में हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसका अनुभव करेंगे। ठीक, आगे देखिए क्या है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति के सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं, बहुत एक्साइटेड है सब जाने के लिए कि आज चलेंगे हम लोग प्रकृति के सैर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे।
वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन, पानी की बोतल लेकर साथ चले। ठीक है, चलिए आगे, ताकि कोई भी चीज़ की दिक्कत ना होने। कोई भी चीज़ मान लीजिए लिखना है तो नोटबुक रहेगा साथ में, तब तो लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं ना, उसके बारे में जानना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं कि जो पार्क में अलग अलग तरह की गंध आ रहे थे हर पौधे से, बोला कि क्या क्या विभिन्नता सब में, थोड़ा देखो ना, थोड़ा अनुभव करो इसको। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें, केवल उनके बारे में जानना है। ये नहीं कि कहीं पर पौधा एक लात मार दिए पौधे को, फूलों तो उखाड़ लिए पौधा, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। और बिना उसे छेड़छाड़ के उसका केवल अवलोकन करेंगे, उसको उसके बारे में जांच करेंगे, देखेंगे उनको। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखेंगे बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनेंगे कि हर जंतुओं की किस प्रकार अलग अलग प्रकार की ध्वनि है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूलों पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं ना, उन्हें भी देखते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई वो कैसे ऐसा ये कर लेते हैं, बंदर कैसे एक डाल से दूसरे डाल पर कूद जाता है, हमें तो बहुत डर लगता है ना। इस तरह की चीज़ें वो क्या करते हैं, सोचते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपने नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। और जो भी अवलोकन उन्होंने देखा, बंदर के बारे में, चिड़ियों के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनको क्या करता है, अवलोकन करते हैं उनके बारे में। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से क्या करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है ना। कौवा की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है, कोयल की आवाज़ अलग होती है, मुर्गे की आवाज़ अलग होती है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों को नकल करने का अनुरोध करते हैं। अब डॉक्टर रघु को पता था कि मनीराम चाचा को क्या था, नकल करने आता, तो उनसे बोलते हैं कुछ पक्षी का आवाज़ निकाल के दिखाइए। मनीराम चाचा भी इन पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं ना, काँ काँ कर रहे हैं, कोयल के मुर्गे की आवाज़ निकाल रहे हैं, कोयल की आवाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कर रहे हैं, तो उन्हें भी नकल, विद्यार्थी भी नकल करने लगते हैं। आगे क्या होता है देखिए। क्या आपने कभी अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? क्या आपने अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। क्या आपको कोई चीज़, मतलब जो आसपास में कोई चीज़, उसके बारे में ध्यान से कुछ देखा है, सीखा है, अपने मित्रों और शिक्षकों से चर्चा कीजिए इस बारे में। चलिए आगे के क्या है पढ़ते हैं। अपने आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता, कि हमारे आसपास के जो पौधे हैं, जंतु है, क्या क्या उसमें विविधता है, ये देखते हैं। क्रियाकलाप 2.1, आइए खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। कि अपने शिक्षक के साथ मिलकर क्या करना है, आसपास के उपवन में जो सैर है, प्रकृति की सैर, उसके का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। अवलोकन करने के बाद मतलब यहाँ पर उसके बारे में उसको देखें, उसके बारे में सोचें थोड़ा। ठीक है, साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें कि उस समय का मौसम कैसा था, जब पौधा में फूल खिला हुआ था, ठीक है, पौधा मुरझाया हुआ था, उस समय का मौसम कैसा था। इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों और फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना लें। स्क्रैप बुक में क्या था, फूल को चिपकाया था ना, पत्तों को, ठीक है, वो बुक बना लें, उसका नाम लिखें उसमें। पत्तों को पत्ता चिपकाया था, वो किस चीज़ का पत्ता है वो लिखा जाता है, या किस चीज़ का फूल है वो लिखा जाता है उस स्क्रैप बुक में। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। ये नहीं कि कोई पौधा का पूरा पौधा उखाड़ के ले चले हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए आपके व्यवहार के कारण। विभिन्न पौधों में तनों, पत्तियों और फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तालिका चित्र 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, जैसे इस तरह का आप घास चिपका सकते हैं, स्क्रैप बुक में लिख सकते हैं घास, या तुलसी का पत्ता है लिख सकते हैं तुलसी, गुड़हल का है गुड़हल लिख सकते हैं, जिसको हम लोग अड़होल भी बोलते हैं। कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। इस तरह का आप लोग क्या कर लें, चार्ट बना लें एक। ये क्या देखिए, तो क्रम संख्या लिख दिया है भाई कि सामान्य घास है, क्या होता है, तना कैसा होता है, कोमल होता है, पतला होता है,
पत्तियों क्या करती है और जो अभिविन्यास कैसे होते हैं, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूपी से एक पत्ता निकलता है। ठीक है, तने के भिन्न बिंदुओं से मतलब पत्ता जो घास का जो पत्ता होता है, ठीक है, उसका अभिन्यास कैसे होता है, इस तरह के, मतलब ये निकलते रहता है पत्ता, ये मतलब सीधा रहता है एक तरह से, ये सीधा रहता है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इस तरह का ऐसे डाली नहीं निकलता है पत्ता में, वो क्या होता है एक ही जगह से सारा पत्ता निकलता है। ठीक है, घास में ऐसा रहता है। कोई अवलोकन विशेषताएं क्या होती है, इसकी पत्तियाँ कैसी होती है, हरी होती हैं। ठीक है, अगला है तुलसी। तुलसी क्या होता है, इसका जो तना होता है कठोर और पतला होता है, पत्तियाँ जोड़ी में एक दूसरे से के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। तुलसी का जो पत्ता होता है वो क्या होता है, देखिए ना, एक दूसरे के सामने रहती है जोड़ी में। आगे क्या है देखिए, इसका ये क्या, ये हाँ फूल जो होता है क्या गुलाबी होता है और बैंगनी कलर का होता है ना। और ये हो गया। अगला क्या है, गुड़हल का कठोर होता है, इसके पत्ते क्या करते कैसे वो लिखें आप, फूल इसका कैसा होता है वो लिखें, और कोई और विशेषता आपको मिली वो लिखें। इस तरह से आप नीम का भी और अन्य चीज़ का भी भर सकते हैं, लिस्ट बनाते बढ़ते जाएगी आगे और आप भर सकते हैं। और बिल्कुल आप करें ये सब चीज़ें ताकि आपको बेहतर लगे और समझ में आए। चलते हैं अब आगे। क्या कह रहा है कि आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं, जो जो भी पौधे आपने अवलोकन किया जिनके बारे में आपने जाना है, कह रहे उसमें क्या समानता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो सब में हैं समान हैं, और क्या क्या चीज़ें ऐसे जो विभिन्न है अलग अलग हैं। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे, ठीक है, आपने देखा होगा कि पौधा में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा छोटा होता है पौधा, कोई पौधा कठोर होता है, कोई पौधा क्या होता है उसका तना जो होता है किसी का कठोर होता है किसी का कोमल होता है। और क्या होता है, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके ना, किसी की जो पत्ती होती है वो आपकी किस तरह से पूरा सीधी सीधी सब सीधी सीधी होती है पत्ती, किसी किसी का क्या होता है एक एक पूरे बीच में मोटी सी डाल ना मोटी रहती है, बीच चारों बगल क्या होता है इसका सिरा फैलते आता है, इस तरह से होता है। तो अलग अलग तरह का पत्तियों का क्या होता है विन्यास होता है। फूलों के रंग अलग अलग होते हैं, आकार अलग होता है, सुगंध में भिन्नता होती है। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए, उनके रहने का स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए क्या क्या उदाहरण आपके लिए। हमारे आसपास में विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन किया है हम लोग। आइए देखते हैं इसको। जंतुओं के नाम, जैसे कौवा, तो उनके रहने का स्थान क्या है, वृक्ष है। भोजन का क्या होता है, कीट होता है। गति का प्रकार क्या, उड़ना और चलना होता है। अन्य अवलोकनों और विशेषताओं, जैसे चोंच में टहनी लिए रहे हुए वो देखिएगा चोंच में टहनी लिए वो था वो, ठीक है। चींटी देखा कि मिट्टी एवं बिलों में रहती है। भोजन क्या था, पत्तियां, बीज और कीट खाती है। इसमें 6 पाद मतलब 6 पैर होते हैं उसके, ये देखा गया। गाय क्या खाती है, घास खाती है। रहने का स्थान क्या, उसका गौशाला है। गति किस कर चलती है ना, और भी अवलोकन क्या, दूध देती है। इस तरह से कुछ भी आप इसमें अन्य चार चीज़ों के लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लिखें, लिस्ट बनाएं। आपको जितना आप लिस्ट अच्छे से लिस्ट बनाते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। यही उम्र है पढ़ने की, तो बेहतर है आप बहुत अच्छे से पढ़ें। आपका जो भी काम रहेगा अपने जीवन में अच्छे से करें आप, तो आपको बहुत मजा आएगा फिर हर काम को करने में, क्योंकि उस रिजल्ट बेहतर निकलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानता और क्या भिन्नता है। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती है और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, उनकी गति भी अलग अलग रहती है। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उसके चित्र अपने नोटबुक में बनाए, अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए इन पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। सृजन मतलब होता है किसी चीज़ का नया बनाना यानी तैयार करना, तो वो करने के कह रहा है। स्क्रैप बुक मिलता है, आप खरीद सकते हैं और उस पर चित्र फूल पत्तियों को लगाकर उनके नाम लिख सकते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा ऐसा करने में। विद्यालय में आते जाते अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने तब पहले तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया है। क्रियाकलाप 2.2, आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा उसके बारे में आप क्या करें, थोड़ा सोचें उसके बारे में। आगे क्या है देखिए। अब विद्यार्थी
अपने द्वारा सोचे गए पौधों और जंतुओं का चित्र श्याम पट ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये जो आपने जंतु बनाए हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसके बारे में क्या विचार है? उसके बारे में बताएं कि उसके बारे में कुछ कुछ खास बात बताएं कि ये इसका पौधा है, इसमें इस प्रकार का फल होता है, इसकी पत्तियाँ ऐसे होती हैं, जड़ें ऐसी होती हैं, वो आप बताएं। ठीक है, और कोई जंतु के बारे में बताएं इस तरीके से, तो अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे, क्या है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए? क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त कोई विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? बहुत सारे चित्र बनाए सब लोग मिलकर, और फिर देखें क्या और कोई पौधा हो सकता है, और कोई जंतु हो सकता है। या आप थोड़ा सोचें अपने बारे में, अपने से खुद से सोचें। क्या किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है? तो जैव विविधता क्या आता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता, कि कोई विशेष क्षेत्र, मान लो हम अपने क्षेत्र कोई लेते हैं, मान लीजिए बांका जिला ले लेते हैं, और इस क्षेत्र में ठीक है जिस जिस प्रकार की क्या होता है जंतु की विविधता, अलग अलग प्रकार की विविधता मिलता है। जैसे गंगा के इस पार में जो अलग अलग प्रकार की विविधता मिलती है, ठीक है, और गंगा के उस पार में बहुत अंतर मिल जाएगा आपको दोनों प्रकार। जैसे गंगा के उस पार में धान की फसल नहीं के बराबर होती है, इस पार में आपको मिल जाएगी। तो क्या होती है कि बहुत सारी भिन्नता है दोनों में। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। जंतु क्या करते हैं, मान लो कोई फल खाया, उसको फिर चोंच में लेकर दूर चले गए, वहाँ पे छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है, बीज फैलता है इत्यादि। क्या आप कभी ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। पौधों को फैलने का लाभ, एक ही जगह सारा बीज गिर जाएगा तो उस जगह पर क्या होगी, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे तो वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो जंतु इसमें बहुत मदद करते हैं। मान लीजिए अमरूद खाया जंतु, किसी कौवा ने, और उसको क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा खाया तो वहाँ पर कुछ उसका बीज गिरा, वहाँ पर कुछ पौधे हुए। इस तरह से जंतु और क्या होते हैं पौधे एक दूसरे पर क्या होता है अपनी वृद्धि के लिए क्या होता है निर्भर करते हैं, आश्रित रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपने नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम इनकी समानता और भिन्नताओं के आधार पर इनके समूह बना सकते हैं। कि बहुत सारे पशु पक्षियों के नाम लिख लिए और उनके बारे में हम लोग क्या क्या पौधे लिख लिए और जंतु के बारे में लिखा, और उसमें क्या क्या असमानता है, क्या क्या मिलता है उसमें। किसी के हो सकता है पत्ते एक जैसे लगते हों, किसी के फल एक जैसे होते हों, ठीक है, और उसके बारे में क्या करेंगे लिखें। जैसे मौसमी और आप जो ये है संतरा है, ठीक है, दिखने में एक जैसा लगता है, फल एक तरह का होता है दोनों का, ठीक। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं और समानताएं भिन्नताएं लिख सकते हैं उनके। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप अपनी पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाइए उसे, ठीक है। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांट लीजिए, ठीक। अपने समूह के सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। कार्ड में जन पौधा का है नाम लिखा है, जन जंतु का नाम लिखा है, उसका क्या करना है, अवलोकन करना, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना है, बातचीत करना है उसके बारे में। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी गई पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके क्या करना है, फिर समूह बनाइए उसके कि क्या क्या ये समानता है उसमें, ठीक है, ये और ये क्या है विशेषता है जो क्या है समान है, ये अलग है, इनका क्या करना है, एक समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार पर कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप अपने क्लास में कर सकते हैं, आपको आनंद आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी यहाँ से। चलते हैं अब आगे करते हैं पढ़ाई। आप ये देख कर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के क्या कारण है? आधार भिन्न मतलब देखने का जो नजरिया है पौधों का वो क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है हर चीज़ को। हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थी ने पौधे की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार पर के रूप में चुना। जैसे उनको बोला गया कि एक तरह का पौधा का नाम लिखो, तो एक तरह का वो क्या किया कि भाई ऊंचाई के आधार पर हर तरह का, मान लीजिए आम का पेड़ ले लिया और उसी तरह का कोई पेड़ ले लिया और बोला हाँ ये दोनों लगभग समान तरह का पेड़ होता है, ठीक है, उस तरह का चुनाव किया उन्होंने। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के रूप में चुना, जबकि हो सकता है कि अन्य पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति किसमें फूल होता है उसके आधार पर चुना कि ये पौधा में ना फूल होता है, तो ये पौधा एक तरह का हो गया।
अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना। हो सकता है कि लोग, कुछ बच्चों ने चुना होगा ये पौधा है जिसमें फूल नहीं होता है, उसके आधार पर चुना होगा। ठीक है, इस तरह से समूह बनाया होगा। फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, हाँ, फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, कठोर या कोमल तने के आधार पर हो सकता है कि उसका उन्होंने क्या क्या समूह बनाया हो। खान पान का स्वभाव के आधार पर, जंतु का रहने का स्थान के आधार पर क्या हो कि कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पालतू जानवर, जंगली जानवर, अब बहुत सारे ऐसे जैसे कुत्ता और वो भेड़िया सब एक ही तरह का आपको लगेगा देखने में, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक पालतू जानवर है, एक जंगली जानवर है। कुछ कुत्ता और भेड़ियों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, पालतू और, अगर हम लोग पालतू और क्या करें जंगली जानवर के रूप में करें तो इस तरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के आधार पर संभवतः अपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए हुए। जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं, उसके आधार पर कर सकते हैं हम लोग। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधा और जंतुओं को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास के सामग्री में और अधिक जानेंगे। आगे के अध्याय में आप ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि पौधों के समूह कैसे बने। आपने देखा होगा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि संबंधित विशेषताओं में विभिन्नता होती है। अलग अलग तरह के पत्ती होते हैं, तने होते हैं, फूल होते हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न है, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षा में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। आइए अब पौधों के आधार पर समूह बनाएं। क्या कर रहे थे? आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति के सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाइयों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं? अलग अलग प्रकार के जो आप प्रकृति में पौधे हैं आपके आसपास, उनको ध्यान से एक दिन देखिएगा। क्या ये पौधे जो आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं या आपसे अधिक ऊंचे हैं? तीन तरह के पौधे मिल सकते हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे बराबर ऊंचाई के हैं, जो क्या है आपसे अधिक ऊंचे हैं। हर प्रकार के पौधे मिल सकते हैं। तने का रंग भूरा है या हरा। साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें, उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं, किसको नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ ठीक है। तो आप मोड़ने का प्रयास करिए। यह भी देखेंगे कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं। वे भूमि के निकट से निकलती हैं कि घास जैसा है ना, जो भूमि के साथ साथ उसकी जो शाखाएं वो निकल जाती हैं, या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इनके अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थान में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए। अलग अलग प्रकार के पौधों का आप तालिका में इस प्रकार में भरें। आप बिल्कुल भरना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे आम का पौधा ले लिए, इसका ऊंचाई क्या है? आपसे अधिक ऊंचा है। हर रंग कैसा है उसका? तने का भूरा है। कठोर या कोमल है तो भाई कठोर है। मोटा है पतला है तो मोटा है। भूमि के निकट है? नहीं है, निकट भूमि के नहीं हो, जल्दी नहीं निकलता है। तने में ऊंचाई है, हाँ। पादप समूह का नाम क्या है? वृक्ष कहलाता है। झाड़ी, शाख ना, बहुत सारे क्या होते हैं। तो आप एक पूरा लिस्ट बनाए इसमें बहुत सारे पौधों के, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। देखिए आगे चलते हैं। क्या है? आपको शाख, झाड़ी और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिया? शाख समझ गए आप, जो पालक साग जैसा होता है, साग जिसको बोलते हैं। झाड़ी ठीक है, जो तुलसी के पौधों की तरह। और वृक्ष क्या हो गया? तो आपका बड़ा सा जो ये वृक्ष है, ठीक है। तालिका 2 पर दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों को के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर और भूरे और काष्ठी यानी लकड़ी के होते हैं, काट के लकड़ी के। इनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई पर इनकी जो शाखाएं निकलती हैं, यहाँ से ब्रांच निकलता है, तो पूरा जमीन सट के नहीं निकला है। कहाँ से निकला है? जब इससे थोड़ा दूर तक गया उसके बाद निकला है ना ब्रांच, ठीक। निकलना आरंभ करते हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। ऐसे पौधों क्या बोलते हैं? वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़ 2.3 का क नंबर है ना, आम का पेड़, ये क्या है? एक वृक्ष है। ये क्या है? झाड़ी है। लकड़ी वाला होता है, लेकिन क्या होता है सर, बहुत बड़ा नहीं होता है। और ये शाख है, पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ ठीक है। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्राय इस प्रकार के पौधों में अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं। कुछ पौधों के तने जो होते हैं वो क्या होते हैं? वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत तरह के
अनेक भूरे रंग के काष्ठी तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधे को झाड़ी कहा जाता है। जैसे यही पौधा ले लीजिए आप, तो इसमें क्या है कि तना तो निकल, यहाँ थोड़ा सा ऊपर गया, बस निकलने लगा इसका शाखा, उतना ऊंचाई से नहीं निकला, बट क्या हो थोड़ा सा ऊपर गया, निकलने लगा। लकड़ी भी है लेकिन क्या उतना मजबूत नहीं है, मोटा नहीं है। ये क्या कहलाया? झाड़ी कहलाया। ठीक है, उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा देख लिया आप, चित्र 2.3 का ख नंबर का था। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे भरे होते हैं, इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा, तो टमाटर का पौधा क्या होता है? बहुत तना इसका क्या होता है? बहुत कोमल होता है, ठीक है, और हरा भरा होता है। ठीक, समझ गए बात को? वो क्या हो गया आपका, जैसे क्या था कि आकार में बहुत छोटे होते। आपने अगर टमाटर का कोई पौधा देखा हो तो इस तरह से छोटा सा पौधा होता है इसका, जिसमें से क्या निकलता है? आपका टमाटर आता है। बहुत बड़ा मजबूत नहीं होता ये, बट बहुत कोमल होते हैं और क्या होता है? हरे होते हैं। इन्हें क्या कहता है? शाक कहा जाता है। चलिए अब आगे। कुछ पौधों के तने दुर्बल मतलब कमजोर होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता कहते हैं, क्लाइंबर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइंबर। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और इनको विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, कुछ पौधे क्या होते हैं? भूमि के पे बढ़ेंगे, जैसे कद्दू सबका जो हो गया सब यह विसर्पी में आ गया। आरोही क्या आ गया? क्लाइंबर। क्लाइंबर जैसे मनी प्लांट सारा होता है, क्या होता है? क्लाइंबर कहलाता है। ये भी छोटे से होते हैं, ये अपने आप क्या आप खड़े नहीं हो सकते, इनको किसी बत्ती के सहारा, मतलब कोई भी सहारा चाहिए होता है। और ये क्या होता है? जमीन पर रेंग रेंग के चलते हैं। ठीक है, जहाँ भी जाएंगे रेंगते हुए चले जाएंगे, ये विसर्पी लता कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से अन्य विशेषताएं भी हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप 2.5। आइए तुलना करें। प्रकृति के सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखाई पड़ती है या दिखती है भिन्नता? देखो तो सबका सब पौधा का देखो अलग अलग है। इसका देखो इस तरह से निकला हुआ है आगे की ओर, ठीक है। इसका देखो ये दोनों बराबर बराबर है इस तरह से, ठीक है। इसका देखिए साथ साथ चल रहा है, ये क्या कर रहा है? ये साथ साथ चलते जा रहा है, ये साथ साथ चलते जा रहा है सब, ठीक है। इस तरह से समांतर है, मतलब एक दूसरे के बराबर रहती है। जालिकारूपी शिरा विन्यास युक्त है, ये समांतर शिरा विन्यास है, और ये समांतर शिरा विन्यास युक्त गांठ की पत्ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है बात इसमें। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं 2.4 को देख सकते हैं ना, पतली से रेखा है। इन पतली रेखाओं को शिरा कहते हैं, ठीक है। ये पतली रेखाएं सबको क्या बोलते हैं? जैसे रेखाएं हैं सबको क्या बोलते हैं? शिरा, ठीक है। सिराओं द्वारा दिए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। सिराओं द्वारा जो बनाया गया पैटर्न, जो बनाया गया इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सिराओं द्वारा बनाया गया जो विन्यास है, ये इस तरीके से जो बनाया गया विन्यास है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शिरा विन्यास, ठीक है। आपको चित्र 2.4 ख में दिखाई गए पत्तियों के सिराओं के में क्या अंतर दिखाई देते हैं? देखिए दोनों की इनकी जो सिरा विन्यास और इनके सिरा विन्यास, उसमें क्या अंतर है, ये पूछ रहे हैं। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों और सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न दिखा सकेंगे कि बीच में क्या मोटी सी शिरा है, उसके दोनों बगल पतली पतली शिराएं फैली हुई हैं। आप कुछ पत्तियों मोटी मध्य शिरा के दोनों और सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। कुछ पैटर्न का जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। इस पैटर्न को क्या बोलता है हम लोग? जालिका रूपी शिरा विन्यास। ये क्या है? जालिका रूपी शिरा विन्यास, इसको क्या बोलते हैं? जालिका रूपी शिरा विन्यास, ठीक है। चलते हैं आगे। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां 2.4 की, ये गुड़हल की पत्तियां अड़हुल की पत्ती है, इस तरह से शिरा इस शिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। कौन सा शिरा विन्यास भाई? तो ये जालिका रूपी शिरा विन्यास है ना, ये जाली के रूप का है शिरा विन्यास। चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं। इस पैटर्न को ना, अब कुछ पत्ती इसमें क्या चलती है? सिराएं समांतर चलती है, एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है ना, ठीक है। समांतर मतलब हर जैसे दो पत्ती है और दोनों के बीच में क्या रहेगा? अंतर बराबर रहेगा। मान लो एक पत्ती ऐसी है और दूसरी पत्ती भी क्या रहेगी? इसके बराबर में चलेगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक पत्ती ये नहीं, एक पत्ती ऐसी है एक पत्ती ऐसी, ऐसे नहीं होगा। ये है समांतर शिरा विन्यास। और ये इस तरह का जो पत्ती रहती है वो क्या होगा? जिसमें इस तरह की शिराएं रहती है वो होती है जालिका रूपी शिरा विन्यास, ठीक है, ठीक है। तो इस क्या कहता है? इस तरह के शिरा विन्यास को क्या कहता है? समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है, जहाँ पर जो शिरा होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती हैं।
उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियाँ, घास की पत्तियों में आपने देखा होगा ये जो घास की पत्ती है ना, उसमें क्या है, ये समांतर सिरा विन्यास है। ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से सब में चलती रहती है, इस तरह की एक 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 धारी जैसे आती रहती है सब में ना। चलते हैं आगे। जो आपने चित्र 2.4 खा 2.गौ में अभी देखा। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिराविन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं ना। आइए अब पौधों की जड़ों में जानने का प्रयास या अन्वेषण, प्रयास करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, क्या अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? क्या जितने भी पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं, क्या सभी जड़ें मतलब एक जैसी होती हैं? आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 2.6 करते हैं, ठीक है 2.6। आइए पता लगाएं, चलिए लगाते हैं इसमें पता। क्या कह रहा है देखिए। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहाँ जंगली शाख और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाखों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर शाख में घास सब उगे हो वहाँ पर जाइए आप। खुरपी के सहायता से जड़ों को हानि पहुँचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाखों को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाखों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं ना। मतलब अगर सूखी मिट्टी रहेगी तो क्या होता है, बहुत दिक्कत से निकलेगा, टूट भी सकती है उनकी जड़ें। तो आप क्या करें, मिट्टी को थोड़ा पानी दें थोड़ी देर तक फूलने के लिए, फिर ढीला करके निकालें। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाख को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाख लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। पौधों को नुकसान नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह की आप कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो घास में सिरा विन्यास वो इस तरह का है। अगर आपने कभी घास देखी हो तो मतलब क्या आती है, इस तरह का झकड़ा रेशेदार रहती है उसमें ना। और ये जो बड़ी बड़ी पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो इस तरह का रहता है, सिरा निकला रहता है उसमें, इस तरह से निकला रहता है, फिर यहाँ पर इस तरह से निकला रहेगा, फिर यहाँ पर इस तरह से निकला रहेगा, ठीक है। उसमें इस तरह से होता है। लेकिन जो घास वाले पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, जालिका रूपी होते हैं, एक तरह से झकड़ा रेशेदार होता है ना। तो आपने वही देख लिया कि इसमें क्या है, ये एक तरह से झकड़ा है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से आया हुआ है, और इसमें क्या है, ये पूरा एक ही तरह एक ही जगह से सारा निकला हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के यही जड़ों में होता है अंतर। आगे देखिए क्या कब लिखा हुआ है, इसे पढ़ते हैं। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। चित्र क और ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नता देखते हैं। चित्र 2.4 के क में 2.5 के क में क्या है कि सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, जिसे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है ना। ये क्या होती है, मुख्य जड़ से छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं। ऐसे जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मूसला जड़। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधों का उदाहरण गुड़हल है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया है। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया है कि पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती है, ठीक है। वो कहाँ, तने के आधार, जो मान लीजिए पेड़ है, अरे यार कैसे पेड़ हो गया, ये पेड़ है तो इसका जो तना है, इसके आधार यहाँ से निकलेंगे ना, ये जड़ें मूसला जड़ें कहाँ यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से फैलती रहेंगे, ठीक। जो तने के आधार से निकलती है, ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ कहते हैं, ठीक है। देखा होगा अपने घास का, ये क्या है, जो तने का आधार है, ये जो तना है घास का ना, तो यहाँ से क्या निकलना शुरू किया और यहाँ से पूरा इधर इधर इस तरह से निकलती गई, ठीक है। वो क्या हो गया, वो हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से तने का जो आधार है यहीं से पूरा एक तरह से निकलती गई, झकड़ा जड़ फैल गई, ठीक है, झकड़ा जड़। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा है। हाँ, इसको झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। ख में देख लिया आपने। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है, यदि हाँ तो उसकी जड़ें किस प्रकार की हैं वो भी आप देखें। क्या किसी पौधे की पत्ती में शिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच में कोई संबंध होता है। क्या कह रहा है कि पौधों में पत्ती में किस शिरा विन्यास, पत्ती में शिरा किस प्रकार के और उनके जड़ किस प्रकार के हैं। क्या कोई संबंध होता है कि अगर इस प्रकार की पत्ती होगी तो इस प्रकार का ही जड़ होगा, उस प्रकार की पत्ती होगी तो वैसा ही जड़ होगा। क्या ऐसा कोई संबंध है इसमें। तो आइए खोजते हैं हम लोग, देखिए क्रियाकलाप करते हैं इसके लिए। क्या क्रियाकलाप कह रहे हैं, आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। अपने विद्यालय की नर्सरी, पौधाघर अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौधों की पौध एकत्रित करें और इन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। छोटे छोटे पौधों को, पौधे का जो छोटा भाग होता है पौध, उसको एकत्रित करो और अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, ज्वारांकुश, गेंदा, सदाबहार, पेरीविंकल और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास का अवलोकन करने की, जड़ किस तरह के उनके पौधे और शिरा किस तरह के, उनके अपने अवलोकन को तालिका 2.4 में अंकित करें।
2.4 में तालिका में इस तरह से भर देना है। देखो क्या क्या है, क्रम संख्या ये है, पौधों का नाम तो लेमन घास, उसका जो पत्तियों का शिराविन्यास है वो किस तरह से है, जड़ का शिराविन्यास है वो किस तरह से है। तो आपको धीरे धीरे जब आप पूरा लिस्ट बनाएंगे तो आपको संबंध इसमें मिलेगा। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के संबंध, जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधों में मुसला जड़ है और पत्तियां में जालिका रूप ही है। सदाबहार का पौधा क्या है, जड़ कैसा है, मुसला है। मुसला जड़ क्या है, यानी एक मेन जड़ होगा, उससे बहुत सारे जड़ें निकलेंगे, फिर उसका फिर जड़ होगा ना। इस तरह से ये मुसला जड़ चलती रहती है। यानी मुसला जड़ की और जो पत्तियों में जालिका, अगर मुसला जड़ है तो क्या पत्तियों में जालिका और पिशिरा विन्यास है। यह जानने की कोशिश करेंगे क्या जालिका और पिशिरा विन्यास वाली अन्य पौधों में भी मुसला जड़ें हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें हैं और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास है। जिसमें झकड़ा जड़ है, झकड़ा जड़ क्या हुआ, एक जगह से या यहाँ से वो इसका गया है, वो मट्टी है यहाँ पे, इसका ये पौधा यहाँ पर गया है, तो वहाँ से क्या होगा, ये बहुत सारे झकड़ा जड़ एक ही जगह से निकल जाएंगे। ठीक है, तो जिसमें क्या है, क्या पौधों का ये झकड़ा से राविन है, उसकी पत्तियां भी क्या है, समांतर होती है। उनकी पत्तियां क्या होती है, समांतर होती है। उनकी पत्तियां इस तरह के से नहीं होती जालिका रूपी। सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मुसला जड़ होता है। जालिका रूपी शिराविन्यास तो कैसा जड़, मुसला जड़, और समांतर शिराविन्यास तो उसमें कैसा जड़ होगा, झकड़ा जड़ होगा ना। जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ें होती है। चने का पौधा मुसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास है। मुसला जड़ तो क्या है, जालिका रूपी शिराविन्यास। और उदाहरण का एक और उदाहरण, गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ है और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास है। यानी अगर झकड़ा जड़ रहेगा तो पत्तियां कैसी होंगी उनके, उसके समांतर शिराविन्यास वाली होंगी। ठीक है, क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? करने को कहा है पता, तो कर लीजिए आप पता, अपने आप से अपने आसपास देखें उसको। अगला है क्रियाकलाप 2.8। क्या कह रहा है देखिए कि क्रियाकलाप 2.8, आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगो दें। चने के बीज का आवरण हटा दें और उनके हर और हटाकर बीजों की संरचना को देखें। आप चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न है? ये चने का बीज है और ये क्या मक्का का बीज है, क्या दोनों समान है? देखिए तो नहीं है, ये एक बीज है। इसमें कितना बीज निकला हमारा, 2 बीज पत्र निकला। वही आप देखेंगे चने के बीज अपने आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त है ना। चना का देखिए अभी 2 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग को बीज पत्र कहते हैं, कॉटिलीडन। क्या बोलते हैं, बीज पत्र। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, डाइकॉटिलीडन्स या डाइकॉट। क्या बोलता है, डाइकॉटिलीडन या डाइकॉट्स, द्विबीजपत्री, जिसमें 2 बीज होते हैं। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री यानी मोनोकॉटिलीडन्स या मोनोकॉट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्री की संख्या के में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मुसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें, यहाँ से यहाँ तक का जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है। क्या है देखिए, द्विबीजपत्री पौधे, जिसमें ऐसे पौधे जिसमें 2 बीज होते हैं उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। कैसा होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास किसमें, उसके पौधों में, उसके जो पत्तियां हैं ना। द्विबीजपत्री पौधों जिसमें जिसका बीज में 2 बीज होता है, 2 बीजपत्री होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो जालिका रूपी शिराविन्यास के होती हैं। यानी कैसे वाले होते हैं, इस तरह से जो निकले रहते हैं पत्ती। और उसका जो जड़ होता है वो भी मुसला होता है, वो भी इस तरह से ना जड़ निकला हुआ है, उसके पत्तियां इस तरह से जड़ निकली हुई हैं। तो समझ में आ गई, पत्ती अगर जालिका रूपी रहेगा तो जड़ क्या होगा, मुसला होगा, और बीज कैसा होगा, द्विबीजपत्री होगा। जबकि एक बीजपत्री वाला जो पौधा होगा जिसमें एक बीज होगा, उसका जो शिराविन्यास होगा पत्तों का वो समांतर होगा और जड़ क्या होगा, झकड़ा होगा। ठीक है, आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। ठीक, इसको एक बार अपने से पढ़ें आप, थोड़ा बताइए तो द्विबीजपत्री वाले पौधों का जो पत्ता होगा वो किस शिराविन्यास कैसा होगा, उसका जालिका रूपी ना। और जिसमें एक बीजपत्री होगा उसका जो जड़ होगा वो कैसा होगा, जड़ झकड़ा होगा ना। ठीक है, बिल्कुल, चलते हैं अब आगे। अब जंतुओं का समूह कैसे बनाए, हम लोग समूह बना रहे थे ना हर चीज़ का, तो जंतुओं का समूह कैसे बनाए। पौधों की बात है, जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए। आइए उनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। तो आइए विस्तार से चर्चा करें जंतुओं के समूह बनाने पर।
क्रियाकलाप 2.9, देखिए क्रियाकलाप आप सोचेंगे बार बार क्रियाकलाप क्यों दिया रहता है, तो ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास समाज में जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं उसका एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका हम लोग। क्रियाकलाप 2.9 आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया था कि कौन से जो जंतु होती है, कोई उड़कर चलती है, चल के चलती है, क्या था ना। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, परंतु गति करते हैं गति करते हैं जब आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे। ये गाय है, चलती है, चिड़िया उड़ती है, पंख का उपयोग करती है, पैर का उपयोग करती है, ये पूरे शरीर का उपयोग करती है ना। कछुआ है, पैर का उपयोग करता है। तितली पंख का उपयोग करती है। मेढक भी अपने पैर का उपयोग करता है। मछली ना अपने छोटे छोटे ये जो निकली रहती पत्तियों जैसी उनका उपयोग करती है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हर चीज़ में गति का उपयोग करते हैं। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखकर उनके चलने के लिए उपयोग किए गए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बकरी चलना और कूदना किससे, टांग से। कबूतर चलना उड़ना किससे, पैर से और पंख से। मक्खी चलती है और उड़ती है पैर और पंख से। इस तरह के लिस्ट आप बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अब आगे क्या दिया, देखिए तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यही कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। उसके बाद जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता पर करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार से जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उसकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते आइए अब करते हैं हम लोग आगे। क्या वैज्ञानिक से परिचय, देखिए कौन है भैया। ये है जानकी अम्माल। 1857 से 1984 के बीच इनका जीवन काल रहा था, यानी जन्म हुआ था 1897 में और इनका निधन 1984 में हो गया। कहें कि एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। वनस्पति शास्त्री मतलब ये जैसे विज्ञान में होता है ना, वनस्पति शास्त्री जो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखती है, उनकी विशेषज्ञ होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं वनस्पति शास्त्री। ठीक, वनस्पति शास्त्री थे कौन, जानकी अम्माल, जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में बहुत भूमिका निभाई। साइलेंट वैली बचाओ एक आंदोलन था जिसमें भूमिका निभाई। उसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण, उसका मतलब हर कितने प्रकार के पौधे उसको लिखने, उसको डायरी मेंटेन करना, उस चीज़ की उन्होंने क्या शुरुआत की। चलते हैं आगे, सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या था ये जानते हैं यहाँ पे। यह केरल में पालक्काड़ या केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगली जनपद, मतलब एक तरह से उस राज्य केरल में पालक्काड़ जनपद, पालक्काड़ का एक जगह था, स्थान था, वहाँ के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। ये क्या है देखिए। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। ताकि एक बांध में क्या बना था, जल विद्युत बांध बनाना था, यानी जिससे बिजली बनती है, होता ना, नदी के पानी को रोक कर बांध बनाया था और बांध से फिर
बांध से क्या होता है, जैसे यार मान लीजिए क्या क्या है, नदी का पानी आ रहा है उसको रोक देगा तो पूरा हाइट ऊंचाई तक चल जाएगा। वहाँ से फिर क्या करता है, उसको वहाँ से गिराया, फिर उसको पानी को वहाँ से, और यहाँ पर मोटर लगा दिया टरबाइन, और इसको घुमाता घुमा घुमा के क्या करता है, बिजली पैदा करते हैं। तो उस तरह का एक वो बांध प्लस वहाँ पर प्रोजेक्ट बनना था, लेकिन वो बनने नहीं दिया कि 10 वर्षों तक संघर्ष जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं की और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा, और इस तरह से वहाँ पर वो बांध नहीं बना और साइलेंट वैली क्या बचने में सफल रहा। ठीक है, चलते हैं अब आगे। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु, अलग अलग परिवेश में पौधे और जंतु किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है कि संभवतः अपने प्रकृति के सैर के दौरान अवलोकन क्या होगा कि विभिन्न जीव जंतु विभिन्न विभिन्न परिवेशों में रहते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका क्या होता है वातावरण होता है रहने का। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए उसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइंड शरीर और पख फिन होते हैं ना। वो जो मछली का ये क्या निकला, ये है फिन, ये पूरा क्या है, ये फिन है ना, इसको पख या फिन बोलते हैं। चित्र 2.8 का क नंबर यही है। मछली अपने पंखों की सहायता से पख बोलते हैं उसको ना, पख की सहायता से क्या करते हैं, पानी में तैरती है। और बकरी क्या घास वाले क्षेत्र में रहती है, उनके टांगों की सहायता से चलती है। 2.8 का ख नंबर, ये बकरी अपने टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं का आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, इसका इस तरह से आकार होता है कि ये पानी में आसानी से तैर सके, बकरी का अलग होता है। आइए तुलना और विश्लेषण करें। तालिका 2.6 को देखें और श्याम पट पर उसके से एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाएं जिन्हें आप क्या सहपाठी तालिका में ने सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थान पर देखा अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। ये सब हम लोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, ऊँट पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। ऊँट कहाँ रहता है, और ऊँट रहता है मरुस्थल में। पर्वतीय क्षेत्र में क्या रहता है, देवदार का वृक्ष रहता है। महासागर में क्या रहती है, मछली। जंगल में क्या रहता है, शेर। कोई अन्य जगह का भी आप नाम लिख कर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई दूसरा जानवर ले सकते हैं, वो उसके क्षेत्र में मरुस्थल में और कौन रहता है उसका लिख सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में और कौन रहता है उसका लिख सकते हैं। महासागर में क्या लिख रहता है, जंगल में वो भालू, चीता, ये सब भी लिख सकते हैं आप। चलते हैं अब आगे। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है, आपके अवलोकन पर सहपाठी के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, या बहुत कुछ समानता भी रहती है लेकिन भिन्न होते हैं। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले युक्त नागफनी के पौधे मिलते हैं, और ठंड के जगह पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के पौधे मिलते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी नागफनी का पौधा देखा था, जो उसको कैक्टस भी बोलते हैं हम लोग। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार 2.10, ये देवदार का ये वृक्ष है ना, ये इस प्रकार का वृक्ष देखा था, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंकुआकार होते हैं और इसकी शाखाएं लचीली। शंकुकार समझे, शंकु मतलब इस तरह से रहता है ना, इस तरह बड्डे का जो कैप रहता है उस तरह से शंकुआकार। ये वृक्ष शंकुआकार होता है और उनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न हैं। आइए पता लगाते हैं ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग होती है। वहाँ पर जीवन जीने का तरीका, वहाँ के आसपास परिवेश, सारा कुछ क्या होता है, अलग होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थिति में रह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं उसको। उस प्रकार का आपको वहाँ पर पौधा मिलेगा और जंतु मिलेंगे। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधों के मांसल तने हैं वो जल क्या कर सकते हैं, संग्रहित अपने अंदर रख सकते हैं, और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता भी करते हैं। ठीक है, वहाँ के जो मरुस्थल के पौधे होते हैं। आगे क्या है देखिए, बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में प्राय हिमपात होता है, बर्फ गिरता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल सकती है। देखिए, ठीक है,
ये है राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट इस प्रकार का होता है। लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, ठंडा जगह पे जहाँ तो उसके बाल अधिक होते हैं उनके शरीर पे। अब देवदार के वृक्षों शंक्वाकार आकृति नीचे की झुकी होती है, जिसे उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम करते हैं। जैसे देखिए ये देवदार का वृक्ष है, यहाँ पर इस बर्फ गिरता है, आसानी से क्या होती है वो नीचे चली जाती है, फिसल जाती है बर्फ, तो नहीं तो पत्ते के पौधे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल में ऊँट 2.11 और लद्दाख के ऊँट मरुस्थल के चित्र ऊँट में देखिए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई, इन अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं देखिए। तो इसमें दोनों में अंतर निकालिए, क्या है दोनों में अंतर। वीडियो रोक के आप देखिए, दोनों का अंतर पहचानिए, क्या क्या अंतर है दोनों में। गर्म मरुस्थल के ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खूर होते हैं। एलेक्स ने साझा क्या कि इनकी दादी ने बताया कि ऊँट के लंबे और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल में रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, दूसरी ओर ऊँट ठंडे मरुस्थल में ऊँटों की ऊंचाई और गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों को भी एक कुबड़ होता है, जबकि जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, कुबड़ तो छोटे होते हैं। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में जितने भी आपको जानवर मिलेंगे लंबे बाल वाले मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि वो जिससे उसका क्या होता है, ठंड से बचाता है वो। लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनकी जीवित रहने में सहायक होती है। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रखने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं, आप इन पर चर्चा कर सकते हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। ठीक है, बहुत कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। कहाँ, जहाँ राजस्थान में गर्म क्षेत्र में रहती हैं। क्योंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के लिए 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांस रोडोडेंड्रॉन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांस की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम के रहने वाली पेमा ने बताया कि उनके पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए उन्हें भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधों भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं ना। बुरांस के भिन्न विशेषताएं इस प्रकार के पौधे होते हैं। अब आप सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष प्रकाश समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रेखी शरीर उन्हें जल में तैरने में क्या करता है, मदद करता है। उसका जो शरीर होता है ना, धारा रेखी होता है, इस तरीके से शरीर रहेगा तो जल में क्या होता है, तैरने में मदद करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जो उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। कि पेड़ पौधों और जंतुओं में वे विशेषताएं जो उन्हें किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो क्या कह सकते हैं, पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में क्या है कि पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। या कह सकते हैं कि वे विशिष्ट ये, या तो हम लोग कह सकते हैं वे विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, अनुकूलन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। वो किसी मतलब उसी अनुकूल क्या करना, अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन हो गया। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। आवास किसे कहते हैं, वे स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहा जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समंदर या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। और पौधे और जीव जंतु का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल और वायु आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है,
अब देखिए इन इस भाई साहब से परिचय, कौन है वैज्ञानिक, देखें सालिम अली। कौन है? सालिम अली। 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1987 तक इनका जीवन चला था, 1987 में इनका निधन हो गया था। ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की थी। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया कि किस जगह पर किस प्रकार के पक्षियाँ मिले हमें। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्र को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण में उपाय किए। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगानी थिट्टू सब पक्षी अभ्यारण्य मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। इन्हें भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सालिम अली को के रूप में जाना जाता है। उन्हें उनके योगदान के लिए 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, किनको? सालिम अली को। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? या एक विधि तो यह होता है कि जो थल पर रहते हैं उन जानवरों को बना सकते हैं जो थल पर रहते हैं, जो जल में रहते हैं जलीय जीव के आधार पर बना सकते हैं ना, उनका समूह बनाया जा सकता है। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को क्या बोलते हैं? जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदी और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहा जाता है। जो दोनों जगह पे रहते हैं क्या बोलते हैं? उन्हें उभयचर। ठीक है, यदि किसी पौधे और जंतुओं का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा। यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? इस सबका जवाब है नहीं। आपने अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे, लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। जैसे पहले गिद्ध होता था, ठीक है, बहुत कम दिखाई पड़ता है अब। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाता है और जैसे मतलब कि जंगल वगैरह नष्ट होने लगे तो जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी उनकी भी संख्या क्या होगी? बहुत कम हो गई। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि पहुँचती है। मतलब जो जैव विविधता जो रहती है, विभिन्न प्रकार के जीव आपको अपने आसपास नहीं मिलने लगेंगे तब। देखिए, भारत में बंगाल टाइगर ना, जैसे बोलते हैं, चीता और गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुए उनके आवासीय क्षति के कारण नष्ट हो गया। आवासीय क्षति क्या? उनके जंगल को काट दिया गया। भारत सरकार ने हमारे जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं भी आरंभ की है। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोडावन के आवास को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, रिजर्व कर दिया उसको, यानी अब कोई वहाँ पर इन पशुओं का शिकार नहीं कर सकता। अब ये क्या आपका बंगाल टाइगर, ये चीता, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पक्षी है। अब देखो परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स क्या है भाई? पवित्र उपवन यह आबंधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधि पौधे समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर होता है। बहुत अच्छे यहाँ पर क्या था? पौधे मिलते हैं दवाई वाले, और जंतु भी मिलते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित और जैव संपदा है, यानी जीवित संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए, कौन कौन से ऐसे वन हैं, बिल्कुल आप पता लगाएं अपने आसपास के। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रहे और फलते फूलते रहें। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से आपका यह अध्याय होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। क्वेश्चन आंसर आप खुद से बनाए। ठीक है, नमस्कार।